नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एमबी बैंकिंग में। आज शुरू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 4 रुपये है। वह धनराशि क्या है? ठीक है, तो इसको पहले मैं आप लोगों को ट्री मेथड से करूँगा, उसके बाद में फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है, चलो हमें देखो पी निकालना है, प्रिंसिपल इसका निकालना है। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर और इसका रेट भी दे रखा है 4%। पी हमें निकालना है। ठीक, और जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो दे रखा है 4 रुपये। ठीक है, करते हैं। तो रेट है 4%। 4% को हम लिख लेंगे 4/100, कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/25। अब ये 25 को हम, टाइम दे रखा है 2 साल के लिए, तो अब 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा? 625। 625 में हम इस तरह से ब्रांच बनाएंगे और 25 का डिवाइड करना है। तो 625 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25। फिर से हम दूसरी साल के लिए भी हम डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सिंपल इंटरेस्ट पर, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इस सिंपल इंटरेस्ट पर दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा, तो 25 का फिर से डिवाइड कीजिए इसमें, तो कितना आएगा? 1। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना इसका? कंपाउंड इंटरेस्ट बना, फर्स्ट ईयर का हो गया 25 एंड सेकंड ईयर का बना 26, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 25 + 25 50, और कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 51। तो डिफरेंस कितना आया? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट है 50 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 51, तो डिफरेंस आया 1। 2 साल में 1 यूनिट आ गया डिफरेंस। लेकिन हमें कितना दे रखा है? 4 रुपये। तो एक है किसके बराबर? 4 रुपये के बराबर है। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 4 रुपये, तो हमारे पास आया था 1 यूनिट और वो है 4 रुपये के बराबर। और जो ऊपर हमने 625 लिखा, ये होता है प्रिंसिपल। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 का, क्योंकि 1 यूनिट 4 रुपये के बराबर है। तो 625 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 5 या 22, 4 2 या 8 + 2 10, 1 4 6 या 24 + 1 25, यानी प्रिंसिपल हमारा निकल के आया 2500 रुपये। समझ गए आप लोग? चलो अब इसको हम फॉर्मूला से भी करते हैं। 2 साल के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का हमें डिफरेंस दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, तो उसका फॉर्मूला होता है D = PR² / 100 का स्क्वायर। ठीक है, डी की वैल्यू है, वो है 4 रुपये। पी हमें निकालना है, आर होता है रेट। तो रेट क्या है इसमें? 4% का रेट है। 4 × 4, 4 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करोगे, 100 × 100 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 4 से 100 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 25 टाइम्स। और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा? 1, और नीचे क्या हुआ? 25 100 हो गया। 25 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। पी इक्वल कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर हैं। कोई 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। इसकी साइड मान लेते हैं हम ए है और इसकी साइड है एक्स। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × साइड।
इधर 4 इंटू साइड कितने हो गया x, और हमें दे रखा है फर्स्ट वर्ग का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और सेकंड का दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो हम साइड निकाल लेंगे, 4 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और इधर x इजकल टू निकल के आएगा, 4 से 32 कैंसिल होगा 8 टाइम्स, तो 8 सेंटीमीटर आ गई, यानी a की वैल्यू आ गई 6 और दूसरे की वैल्यू आ गई 8 भुजा की। ठीक है, अब इनका क्या करना है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, इन वर्गों के जो ये वर्ग हैं इनका अब निकालना है क्षेत्रफल, और उनके योग के बराबर उन पहले तो क्षेत्रफल को निकाल लीजिए। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर कीजिए 36 आया फर्स्ट का। सेकंड का निकालोगे, सेकंड की भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का निकालोगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कर दो 64 हो गया 64। इन दोनों का योग करते हैं, ये आ गया क्षेत्रफल दोनों के, दोनों वर्गों का। तो इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग, क्षेत्रफल के योग के बराबर वाला तीसरा वर्ग बनाना है, यानी जो हम तीसरा वर्ग बनाएंगे उसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 100, यानी इस वाले जो तीसरा हमने वर्ग लिया उसका क्षेत्रफल हो गया 100। ठीक है, 100 तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 100। अब पूछा गया क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है, इसका हमें बताना है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम बाई मान लेते हैं, इसकी भुजा है वो बाई है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 100 क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे तो 10 आ जाएगी। बाई की वैल्यू आ गई 10, और हमें पूछा है परिमाप, तो 4 इंटू बाई है परिमाप, बाई की वैल्यू 10 रख दो यहाँ पर, तो 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या 5 से ज़्यादा, एक संख्या मान लेते कोई भी x है, वो क्या है 5 से ज़्यादा है लेकिन 9 से कम है, ये वाली संख्या 5 से ज़्यादा है और 9 से कम है, ये फर्स्ट कंडीशन लिख दी हमने। तथा 7 से ज़्यादा है, यही वाली संख्या x है वो 7 से ज़्यादा है लेकिन 11 से कम है। अब देखो ये सेकंड कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं 5 से ज़्यादा और 9 से कम कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, 6, 7 और 8। सेकंड कंडीशन में देखो 7 से ज़्यादा और 11 से कम कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, यही हो सकता है। पूछा क्या है, यदि एक संख्या 5 से ज़्यादा लेकिन 9 से कम है, 5 से ज़्यादा 9 से कम है, तथा 7 से ज़्यादा 11 से कम है, वही वाली संख्या 7 से ज़्यादा 11 से कम है, तो संख्या क्या है, संख्या हमें पूछी है, तो वो वाली संख्या है कौन सी। अब देखो 5 से ज़्यादा 6, 7, 8 हो गया, और 7 से ज़्यादा है और 11 से कम है तो 8, 9, 10 हो गया। अब हमें बतानी है संख्या कौन सी है, तो 5 और 7 पहले कंडीशन को मर्ज कर दो कि 5 और 7 से तो ज़्यादा हो, 5 और 7 से कौन सी ज़्यादा हो सकती हैं, तो देखो 6 कैंसिल हो गया, 5 और 7 दोनों से ज़्यादा नहीं है ये, 7 तो बराबर हो गया 7 के, 5 और 7 दोनों से हमें ज़्यादा चाहिए। तो अब आ रही है हमारी 8, 9, 10, 5 और 7 से दोनों ही ज़्यादा है तीनों। इधर हमें देखना है सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन में मर्ज करते हुए कि 9 और 11 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो 9 और 11 से कम, तो 9 से तो 10 ज़्यादा है, तो 9 10 नहीं हो सकता है, इधर 9 9 के बराबर है तो 9 भी नहीं हो सकता है। बचता है क्या 8, 8 इधर भी बचा और 8 इधर भी है, तो हमारी जो संख्या हुई वो हो गई 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्रमशः 100 रुपये तथा 150 रुपये है, मूलधन ज्ञात करना है इस पर। ठीक है, रेट हमें दे रखा है 5% और
टाइम दे रखा है 2 साल एंड 3 साल, 2 साल और 3 साल के लिए है। तो इसकी हमारे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 100 रुपये है 2 साल पे, और 3 साल के लिए है 150 रुपये। यही है, हमें बताना है क्या, प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो देखो SI का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है और हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम इस 100 वाले पे चेक करते हैं कि 100 रुपये जिसका SI है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है 100 रुपये, SI इज इक्वल प्रिंसिपल जो कि हमें पता नहीं है, रेट हमें पता है क्या है, रेट है हमारा 5%, टाइम पता है कि 100 रुपये ब्याज है वो 2 साल वाले पर है, क्रम से लिखा है ना, 2 साल एंड 3 साल, 2 साल वाले के लिए 100 रुपये ब्याज है, और 3 साल के लिए अगर लेते हैं तो 150 रुपये ब्याज लगती है उस पर, यही है। चलो तो 2 साल का ले लेते हैं, क्योंकि 100 रुपये हमने ब्याज लिया है यहाँ पर, अपॉन 100 कर देते हैं। अब देखो 5 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 10, 5 का गुणा 2 में करो तो 10 आएगा, 10 की वैल्यू से यानी 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 10, 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 100 × 10 कर देंगे तो आ जाएगी 1000। और यही हमें निकालना था कि प्रिंसिपल यानी कि किस राशि पर, तो उसकी वैल्यू आ गई 1000। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि 2 साल का ना लेके आप 3 साल का ले सकते हो, 3 साल पे आपकी 150 रुपये ब्याज है, तो 150 SI की वैल्यू हो गई, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना 5% है, और टाइम कितना है 3 साल, 150 रुपये ब्याज है वो 3 साल पर है, ठीक है। अब देखो 5 × 3 क्या होता है 15, 15 से ये वाला 150 कितने बटा कैंसिल होगा 10 टाइम्स, ठीक है, और 100 का 10 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो P की वैल्यू निकल आएगी, P इजकल टू 10 × 100 क्या हो जाएगा 1000 रुपीज, ठीक है। एक तरफ से ही निकालना है, चाहे 2 साल पे निकाल लो या 3 साल पे निकाल लो, प्रिंसिपल हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 154 मीटर और 246 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। देखो ट्रेन कुछ इस तरह से है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक की लंबाई है 154 मीटर और दूसरे की है 246 मीटर, ठीक है। उनकी ट्रेनों की गति भी दे रखी है, स्पीड दे रखी है क्रम से 52 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे की है 28 किलोमीटर पर घंटा। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ठीक। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी क्या हो जाएगी, दोनों स्पीड दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देंगे, वही हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। तो ऐड कर लो, 6 + 4 होता है 10, 5 + 5 हो गया 10, एंड 2 + 1 3 + 1 4, 400 तो होगी डिस्टेंस। स्पीड और देखो स्पीड है एक की 52 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अपोजिट जा रही हैं, जब भी अपोजिट जाती हैं ट्रेन तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी वो ऐड हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो इनकी स्पीड को हम घटा देते। अब यहाँ क्वेश्चन में अपोजिट जा रही हैं तो हम इन दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, जोड़ दो, 8 और 2 10 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8, 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से हैं, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 × 18 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 80 में, तो चाल हमारी होगी 5 × 18, 5/18 गुणा 80, ये होगी हमारी चाल, और डिस्टेंस होगी, दूरी होगी 400, ठीक है। 5/18 गुणा 80, ये होगी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस थी हमारी 400 और हमें निकालना था टाइम, कि भाई कितने वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, हमें टाइम पूछा है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से 45 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 और गुणा 5 40 होता है, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या टी, और इधर बच्चा है 18,
तो टी इजकल टू आ गया 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर देगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, x कोई एक संख्या है वो y से 10% कम है तथा y, अब y की बात कर रहा है ये, y संख्या है वो 125 से 10% अधिक है। तो 125 और फिर 125 का 10% अधिक है। ये कोई भी चीज़ होती है 100%, ठीक है, और उसने बोल दिया कि 10% अधिक है, तो 10% इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया ये 110/100 हो गया। यानी 125 से 10% अधिक का मतलब हो गया 125 में 110/100 का मल्टीप्लाई कर दो आप। अब देखो इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। 11 का मल्टीप्लाई करो 125 में, कर दो मल्टीप्लाई। 11 5 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 और 1 11 और 2 13। इधर जीरो नीचे 10 बचा हुआ है तो 137.5 इसकी वैल्यू होगी। बाई की वैल्यू कितनी होगी 137.5। बाई हमारा आ गया 137.5। ठीक है, क्योंकि ये 10% 125 से ज़्यादा है। अब उसने बोला है कि x है वो बाई से 10% कम है। x है, बाई की वैल्यू तो ये गई 137.5, इससे 10% कम है। कोई भी चीज़ है 100% और 10% कम है तो वो कितनी होगी 90% होगी। यहाँ पर 90/100 लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। 137.5 में ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 का मल्टीप्लाई करो। 137.5 में 9 का मल्टीप्लाई करो। 45 4 9 7 63 और 67 6 और कितना आएगा 9 6 9 27 और 6 कितना होता है 13 3 12। ठीक है, यही बचेगा 1237.5 और अपॉन में 10 था तो 123.75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। समझ में आया? जो हमारा x था वो क्या था 137.5 इंटू 90/100, यही था। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। 9 का मल्टीप्लाई 137.5 में किया तो आया 123.7 डिवाइड करेंगे इस 10 से तो ये पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, मूव कर जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 123.75। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अश्विनी ने 21% की छूट पर एक टीवी खरीदा है। ठीक है, छूट हमेशा MRP पे मिलती है, अंकित मूल्य जो भी होता है उसका उस पर मिलती है हमेशा छूट। तो उसने टीवी जो खरीदा वो 21% की छूट पर खरीदा है। तो कोई भी चीज़ 100% होगी उसमें से 21% को माइनस कर दो क्योंकि छूट दे दी है। कितना बचा 9 और 9 में 2 के 7 यानी 79, ये आ गया SP। ठीक है, अब इधर बोल रहा है कि यदि वह 27% की छूट पर खरीदता, यानी कि अगर उसे 27% की छूट मिलती तो वो कितने में उसे रुपये में खरीदता। तो 100 माइनस 27 करो, 73 बचा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 21% की छूट पे तो उसने टीवी खरीदा है, ये भी SP है ये भी SP है। इधर इसने ये बोला है कि यदि वो 27% की छूट पर खरीदता तो वो उसे 73 रुपये लगते, और 21% की छूट पर खरीदा है तो उसे 79 रुपये उसे पे करने पड़े हैं। लेकिन इधर उसने क्या बोला है 79 यूनिट है ये। ठीक है, ये इसमें है यूनिट में खरीदा तो वह 312 रुपये बचा लेता। अगर 27% की छूट पर लेता तो जो उसने रुपये पहले पे किया है और अब रुपये पे कर रहा है करता तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता वो कितना होता 312 रुपये होता। तो उससे उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा, लेकिन उसने तो 79 रुपये में खरीदा है। तो बस हमें यही देखना है कि 79 रुपये में वो खरीदी है और 73 रुपये में उसे खरीदने को मिलती है। अगर 27% छूट होती तो दोनों का डिफरेंस कितना होता 312 रुपये। लेकिन अभी एक्चुअल में
कितना डिफरेंस है, 6 यूनिट है। 79 - 73 करोगे कितना आएगा, 6 यूनिट। और ये 6 यूनिट किसके बराबर है, 312 रुपये के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 56 यूनिट के बराबर हो जाएगी, 56 रुपये के बराबर। 1 यूनिट हो गई 56 रुपये के बराबर। जब 1 यूनिट 56 रुपये के बराबर है और उसने पूछा क्या है, उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा, तो उसने तो 79 यूनिट पर टीवी खरीदा है। तो 79 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 56। तो 56 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 79 × 56। करो इसको मल्टीप्लाई, 4 5 42 और 5 कितना होता है, 47, 45, 35 4 39। ऐड कर दो, 4 2, कुछ गलत हो गया क्या, 79 × 56 करो, दोबारा से करते हैं इसको, 79 × 56। 4424 नहीं, ये तो गलत आ रहा है। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को। बोला है अश्विनी ने 21% की छूट पर टीवी खरीदा, कहीं ना कहीं गलत हो गया थोड़ा सा। और फिर 27% की छूट पर अभी टीवी खरीदेगा। तो 21% की छूट पर टीवी खरीदा, तो 10 में से गया 9, 9 में 2 गया 7, 10 में 7 गया 3 और 9 में 2 गया 7। ठीक है, यही है। 79 - 73 कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। 6 यूनिट है वो 312 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 52 हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू आई, वो आई 52। 6 × 5 = 30 होगा और 6 दूनी 12, ठीक है 52। अब 79 का जो मल्टीप्लाई है वो करना हमें 52 में, क्योंकि 79 रुपये में ही उसने टीवी खरीदा है, यूनिट रुपये 79 यूनिट में खरीदा है, उसको हम रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 52, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14 15 हो गया, 5 4 35 और 4 39। जो हमारा आंसर आया 8 10 11 4, 4108 आ गया, यानी ऑप्शन हुआ हमारा करेक्ट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 8। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की उम्र का योग 50 वर्ष है। हम पहले तो मान लेते हैं कि एक बच्चे की एज है वो एक्स है। अब वो 3 वर्ष बाद पैदा हुआ है दूसरा बच्चा, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। उसके भी 3 साल बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ है, तो x+6 हो जाएगी। इसी तरह से हमें 5 बच्चे की एज लिखनी है, x+3 x+6 हो गई, एक हो गई x+9 और हुई एक x+12। 5 हो गए, एक बच्चा ये हुआ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इनका योग, इनकी एज का योग करना है। योग करना है तो अब योग कर लीजिए, एक एक्स ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी 5x तो ये हो गया इधर। अब नंबर्स को जोड़ लीजिए, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 कितना हो जाएगा, 30, 30। इनका जो योग है वो है फिर 50 साल के बराबर है। तो 30 इसमें से माइनस कर देंगे, 50 - 30, जो 30 इक्वल के इस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 20, यानी 5x = हो गया 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो पूछा गया है सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी होगी, x ही तो होगी, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये हो गया x+12, x+3 उससे बड़ा हुआ, 3 साल बड़ा हो गया, ये 6 साल बड़ा हो गया। सबसे छोटा बच्चा कौन सा होगा, x, और x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे सबसे छोटे बच्चे की वो हो गई 4 वर्ष। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि a/b की वैल्यू है 2/3, अपॉन को हम रेशियो में भी ले सकते हैं, a/b, इस तरह से भी, तो उसकी वैल्यू होगी 2/3। और b/c की वैल्यू है 4/5, तो b/c इस तरह से लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू है क्या 4/5। अब जब रेशियो इस तरह से आ जाए तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो देखो 3 के आगे इस तरफ कुछ नहीं है, तो हम 3 एज इट इज लिख देंगे, यही 3 की वैल्यू जो खाली जगह होगी वहाँ पर लिख देंगे।
इधर देखो लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो 4 को एज इट इज यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 4 जा 12 हुआ, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, यानी 8:12:15 आ गया, A:B:C। हमें पूछा क्या है, A+B:B+C। तो A+B करो, A की वैल्यू है 8 और B की वैल्यू कितनी है 12। 8 और 12 कितना हो गया 20। ठीक है, अब B+C करना है, तो B+C, B की वैल्यू है 12 और C की वैल्यू है 15, कितना हो जाएगा B+C 27, यानी 20:27 हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है। ए है और ये बी है। ए है वो 2 गुना काम करता है 1 यूनिट एक दिन में, और बी कितना काम कर रहा है 1 यूनिट। ठीक है, यानी उसकी एफिशिएंसी होगी 2 गुना ज़्यादा, तो उसकी बेहतर होगी एफिशिएंसी ए की। अब बोला है कि और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 14 दिन में काम खत्म। ठीक, तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा, यही तो पूछा है। अब यहाँ देखो, ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट और बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो ए और बी की एफिशिएंसी हो कितनी होगी मिलके 3 यूनिट होगी। अब टोटल वर्क हमें निकालना है। हमें टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी ए और बी की होगी 3, 2 + 1 3 होगी, और डेज कितने लग रहे हैं ए और बी को दोनों को साथ में करने में 14 दिन, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा कितना आएगा 42 आएगा। तो टोटल वर्क आ गया यहाँ पर 42। अब पूछा है बस हमें क्या, वही निकाल लो। पूछा है हमें ए अकेला उस दिन उसको काम करने में कितना टाइम लेगा, तो हमें ए की एफिशिएंसी पता है 2 यूनिट है, तो नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो डे निकालना हो तो 42 टोटल वर्क हो गया, और एफिशिएंसी क्या है ए की 2 यूनिट है, तो नंबर ऑफ डेज कितने निकल के आएंगे 21 डेज, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ जो जो भी चैनल पर नए हैं और जो जिन लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।